आज हम लेकर आ चुके हैं सोलो लेवलिंग सीजन 3 के एपिसोड 7 को। और आज की यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसीलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। हमारी पिछली वीडियो में आपने देखा था कि जिनवू डबल डंजन के अंदर शैडो मोनार्क की यादें देखता है, जिसके बाद जिनवू को शैडो मोनार्क के हार्ट के साथ ह्यूज अमाउंट में माना मिलता है। और शैडो मोनार्क की हेल्प से जिनवू आसानी से आर्किटेक्ट को ख़त्म कर देता है और डबल डंजन की कहानी वहीं पर ख़त्म हो जाती है। जिसके बाद बचे हुए सभी हंटर्स जिनवू के साथ डंजन से बाहर निकल आते हैं और अंत में हमने देखा था कि बाहर निकलने के बाद जिनवू बेहोश होकर गिर जाता है। तो चलिए अब हम आगे की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके बाद हमें जापान के टोक्यो का सीन दिखाया जाता है, जहां अब तक का सबसे बड़ा एस रैंक गेट खुल चुका था। यहां हम देखते हैं कि माना क्रिस्टल्स से भरे हुए बहुत सारे ट्रक्स गेट के पास आते जा रहे हैं और अब वहां 2 लाख टन माना क्रिस्टल्स को इकट्ठा किया जा चुका है। जहां यूरी बोलता है कि इतने माना क्रिस्टल्स मेरे बैरियर के लिए काफ़ी होंगे, क्योंकि यूरी इस रैंक गेट के सामने एक मैजिक सर्कल बनाने वाला है और उसका मैजिक सर्कल इन क्रिस्टल्स के माना को अब्जॉर्ब करके गेट के सामने बैरियर बना देगा, ताकि अगर गेट ब्रेक हो तो मॉन्स्टर्स बाहर ना निकल पाए। यूरी गेट को देख ही रहा था कि तभी वह किसी का बहुत पावरफुल माना सेंस करता है। वो ऊपर एक बिल्डिंग की तरफ देखता है। उसके पास खड़ा बंदा बोलता है कि किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वो डंजन ब्रेक होने के बाद बाहर आने की हिम्मत करेगा। तब यूरी उससे बोलता है कि मैंने कब कहा कि वह इंसान है। बिल्डिंग की छत पर यूरी, जिसका माना सेंस कर रहा था, वह कोई और नहीं बल्कि जिनू के डैड संग इल्हान थे। इल्हान यूरी को देखकर बोलता है कि इस इंसान के पास कमाल के सेंसस हैं। लेकिन बाद में इल्हान समझ जाता है कि वह क्रिस्टल्स से माना अब्जॉर्ब करता है, इसीलिए उसके सेंसस तेज हैं। तभी इल्हान गेट को देखते हुए बोलता है कि यह स्टार्ट हो गया है, सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा है। वो बोलता है कि यहाँ बहुत बड़ी तबाही होने वाली है, क्योंकि गेट में हलचल होना स्टार्ट हो चुका था और वहाँ जापानीज आर्मी भी पहुँच चुकी थी। आर्मी को देखकर ब्लेड गिल्ड के हंटर्स बोलते हैं कि आज के समय में गन्स का मॉन्स्टर्स पर कोई असर नहीं होता, तो इतने सारे सोल्जर्स को यहाँ क्यों बुलाया गया है। ये सब इसीलिए वहाँ थे कि अगर यूरी का प्लान काम नहीं किया तो वो फ्रंट लाइन के हंटर्स की हेल्प करेंगे। बिल्डिंग के ऊपर से इल्हान गेट को देखते हुए बोलता है कि उन्हें बताओ कि वो कितने लाचार हैं इस गेट के सामने। इतने सारे माना क्रिस्टल्स को देखते हुए यूरी बोलता है कि अगर सब चले जाएंगे तो भी मैं इस गेट को अकेले संभाल लूंगा। यूरी मन में सोच रहा था कि कितना अच्छा होगा जब सब लोग मुझे जानेंगे जिसने अकेले ही इस रैंक गेट को क्लियर कर दिया। वह बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में था। वो अपने साथी से पूछता है कि यहाँ कितने हंटर्स आए हुए हैं। वो बताता है कि केवल 15 हंटर्स। यूरी बोलता है कि ये बहुत कम लोग हैं। इसके बाद वो पूछता है कि अमेरिकन हंटर्स क्या कर रहे हैं और क्या उन लोगों ने कोई हंटर जापान नहीं भेजा। तब उसे बताया जाता है कि अमेरिका के मैरीलैंड स्टेट में भी एक एस रैंक गेट खुला है। सिर्फ अमेरिका में ही नहीं बल्कि यूनाइटेड किंगडम, इंडिया और बाकी के नेशंस में भी एस रैंक गेट खुल रहे हैं। तब यूरी समझ जाता है कि इसीलिए बहुत सारे नेशंस में हंटर्स की कमी पड़ रही है। तभी वह देखते हैं कि एस रैंक गेट अब ब्रेक होना स्टार्ट हो चुका है। दूसरी तरफ जिनवू होश में आ जाता है और खुद को हॉस्पिटल में पाता है और तभी वहां पर जिनो आता है। वो जिनवू को देखकर रोते हुए बताता है कि मुझे लगा तुम तो दुनिया से ही निकल लिए। मैंने नहीं सोचा था कि तुम पूरे 3 दिन तक सोते रहोगे। यह सुनकर जिनवू हैरान हो जाता है कि वह 3 दिनों से सोया हुआ था। इसके बाद जिनवू जिन्हों को बताता है कि मैं बीमार था और उस वॉर के बारे में सोचने लगता है जो उसने शैडो मोनार्क की यादों में देखा था। लेकिन तभी जिनवू को जापान में खुले एस रैंक गेट के बारे में याद आता है और वह तुरंत जिनों से वहां की अपडेट पूछता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जापान का एस रैंक गेट ब्रेक हो चुका है और उसके अंदर से बहुत ज़्यादा बड़े जायंट्स निकलने लगते हैं। जायंट्स की पावर का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि हर एक जायंट ए रैंक के डंजन का बॉस है। उसे देखकर सभी हंटर्स की फट जाती है। दूसरी तरफ यूरी ओवर कॉन्फिडेंस में बोलता है कि यह बहुत आसान है।
यूरी अब क्रिस्टल्स के माना को एब्जॉर्ब करने लगता है और गेट के चारों तरफ बैरियर बना देता है। वो जायंट उसके बैरियर पर अटैक करने लगते हैं। उसे देखकर यूरी की फटी हुई थी, लेकिन तब भी वो बोलता है कि तुम जायंट सोच रहे हो कि तुम मेरे बैरियर को तोड़ सकते हो। लेकिन यूरी की तब और फट जाती है जब वहां उससे भी बड़ा जायंट आता है और छोटे वाले को पीछे फेंककर एक ही झटके में यूरी के बैरियर को चीर देता है। अब हम फिर से जिन्वू को देखते हैं, जहां जिन्हो उसे जापान की सभी अपडेट देते हुए बताता है कि यह रेड बिल्कुल नाकाम थी। इसके बाद हमें जिन्हो के डैड चेयरमैन यू के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, जहां उसका सेक्रेटरी आकर बताता है कि वो 23 घंटे से सो रहा है। दरअसल उसे भी वही बीमारी थी जो कि जिन्वू की मां को थी। सेक्रेटरी उसे बताता है कि पहला ऐसा पेशेंट है जो लंबे टाइम के बाद इंटरनल स्लंबर से जगा है, और वह उसे जिन्वू की मां के बारे में बताता है। यू समझ जाता है कि जिन्वू के पास इंटरनल स्लंबर से सोए हुए पेशेंट को जगाने की पावर है। सेक्रेटरी उसे कुछ और बताने वाला था, लेकिन तभी वहां जिन्हो की बहन आ जाती है और अपने डैड से पूछती है कि आप कितने दिनों से सोए हुए हैं। सीन फिर से जापान में शिफ्ट होता है, जहां हम देखते हैं कि गेट से बाहर निकलते ही बड़ा वाला जायंट यूरी को पकड़कर ऊपर फेंक देता है और उसे पूरी तरह निगल जाता है। वहां की आर्मी उन पर टैंक और हेलीकॉप्टर्स से अटैक करने लगती है, लेकिन उन पर कोई भी असर नहीं होता है। वहां के हंटर्स भी एक साथ अटैक कर देते हैं, लेकिन वो उन्हें डैमेज भी नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि यह जायंट बड़े होने के साथ ही बहुत फास्ट थे। और इस तरह के कई जायंट्स गेट से निकलकर पूरे टोक्यो में तबाही मचाने लगते हैं। वहां की हो रही तबाही को जिन्वू टीवी पर देख रहा था, जिसे देखकर वह सोचता है कि यह तबाही किसी नर्क की तरह है। उसे शक था कि हंटर्स इसे नहीं रोक पाएंगे और इस तरह यह गेट जेजू आइलैंड की तरह पूरे एशिया को खतरे में डाल देगा। वह सोचता है कि उसे जल्द से जल्द वहां पहुंचना होगा। तभी वहां जिन्हा आती है और उसे वहां जाने से मना करती है। जिन्वू हैरान हो जाता है। तब जिन्हा बोलती है कि मुझे पता है तुम वहां जाने वाले हो। तब जिन्वू उसे बताता है कि मैं वहां नहीं जाऊंगा, मैं बहुत थका हुआ हूं, इसीलिए मैंने लंबा ब्रेक लेने का सोचा है। और वह जिन्हा से चिंता नहीं करने के लिए बोलते हुए वहां से चला जाता है। जिसके बाद जिन्वू गार्डन में आता है और बेरू को बुलाता है। जिन्वू बेरू से बोलता है, मैंने तुम्हें जिन्हा का ध्यान रखने को बोला था, क्या तुम फिर से ड्रामा देखने लगे? यह सुनकर बेरू को पसीने आने लगते हैं। जिन्वू बेरू से जिन्हा के बारे में पूछता है। बेरू बताता है कि वो ज्यादा सो नहीं पा रही है। जिन्वू समझ जाता है कि वो स्कूल में हुए इंसिडेंट की वजह से डरी हुई है। वो सोचता है कि उसकी पहली रेड जो 4 साल पहले हुई थी, उसके बाद जिन्हा ने आज पहली बार उसे कहीं जाने से मना किया है। इसीलिए जिन्वू को समझ नहीं आ रहा था कि उसे जापान जाना चाहिए या नहीं। तभी उसके पास चेयरमैन यू की कार आकर रुकती है और वह दोनों ऑफिस में पहुंचते हैं। जिन्वू उससे पूछता है कि तुम्हें मुझसे क्या काम है। वो जिन्वू को चेक देते हुए बोलता है कि पैसे से हर चीज नहीं खरीदी जा सकती, लेकिन इसे मेरे ईमानदार होने का प्रूफ समझो। जिन्वू को कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसीलिए वो पूछता है कि ऐसी क्या चीज है जो आप मुझसे खरीदना चाहते हो। तब वो जिन्वू को बताता है कि मैं भी उसी बीमारी से गुजर रहा हूं जो तुम्हारी मां को भी थी। तब जिन्वू पूछता है कि क्या जिन्हो इस बारे में जानता है। इस पर यूं उसे बताता है कि मेरे डॉक्टर, मेरी वाइफ सेक्रेटरी, और अब केवल तुम्हें पता है। चेयरमैन उसे बताता है कि इससे बचने के लिए रिसर्च करते हुए पता लगा कि बस एक ही ऐसा इंसान है जो इस नर्क से आज़ाद हुआ है। वो जिन्वू से बोलता है कि अगर तुम मेरी हेल्प करोगे तो तुम्हारा यह एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। जिन्वू अपनी बहन और चेयरमैन की बातों पर सोचता है कि ऐसा लग रहा है जैसे इस बार मैं किसी और के फैसले में धकेला जा रहा हूं। इसके बाद जिन्वू उससे माफी मांगते हुए बोलता है कि मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता। तब चेयरमैन यू पूछता है कि तो फिर तुम्हारी मां कैसे ठीक हुई। तब जिन्वू बोलता है कि अगर मुझे इलाज के बारे में पता होता और मैं इसका फायदा उठाना चाहता तो पहले ही सब बता देता। तब यू बोलता है, मैं तुम्हारी बात समझ सकता हूं। जिसके बाद जिन्वू वहां से चला जाता है। जिन्वू सोच रहा था कि वो जिन्हो के डैड हैं। मुझे उनसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन मैं उन्हें ठीक से नहीं जानता और क्या पता वो बीमारी का झूठा नाटक कर रहे हों।
दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जापान में जायंट्स बुरी तरह से तबाही मचाए हुए हैं। वो जायंट इतने बड़े होते हैं कि आर्मी टैंक और इंसान उनके सामने किसी कीड़े की तरह दिख रहे थे। वो जायंट लगातार बिल्डिंग और पेड़ों को डिस्ट्रॉय करते जा रहे थे। हेलीकॉप्टर में बैठे हंटर देखते हैं कि बाकी सभी बीस्ट वहां से बाहर निकल चुके हैं, लेकिन गेट के सामने का यह सबसे बड़ा वाला जायंट वहां से हिला तक नहीं है। उन लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो जायंट गेट को गार्ड कर रहा है या फिर वो किसी का वेट कर रहा है। हंटर्स ये सब देखकर बोलते हैं कि पता नहीं कि सब कुछ तबाह होने से पहले हम ये सब रोक भी पाएंगे या नहीं, क्योंकि अब पूरे 2 दिन हो चुके हैं। दूसरी तरफ हम जिन्वू के ऑफिस का सीन देखते हैं। वहां जिन्हो यह सुनकर चौंक जाता है कि जिन्वू जापान जाने वाला है। वो जिन्वू से बोलता है कि रेड गेट वाला इंसिडेंट, जेजू आइलैंड और अब भी की डबल डंजन वाली घटना। वो जिन्वू से पूछता है कि क्या तुम्हें पता है इन सब में एक जैसा क्या है। जिन्वू कुछ समझ नहीं पाता। तब जिन्हो उसे बताता है कि इसमें एक जैसा यही है कि इन सभी रेड में मैं नहीं हूं। वो जिन्वू को बताता है कि मैं केवल सबको यही बता सकता हूं कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहता हूं। वो रोते हुए जिन्वू को बताता है कि तुम्हारी वजह से सबको अपनी झूठी एबिलिटी बताता हूं। दरअसल वो चाहता था कि जिन्वू उसे भी अपने साथ जापान लेकर जाए और सब लोग उसे जानने लगे। तब जिन्वू बोलता है कि अभी तो तुम मुझे ना जाने का ज्ञान दे रहे थे, तुम्हें अच्छे से पता है मैं कहाँ जाने की बात कर रहा हूँ। तब वो जिन्वू से बोलता है कि मुझे आप पर विश्वास है और मैं ठीक रहूँगा जब तक आप मेरे साथ हो। इसके बाद जिन्वू उससे बोलता है कि मैं मजाक कर रहा था, मैं वहाँ नहीं जाने वाला हूँ। इसके बाद जिन्वू अपने घर जाने लगता है और जिन्हो को भी घर जाने के लिए बोलता है। जिन्वू घर जाते हुए आर्किटेक्ट के बारे में सोच रहा था कि कांडियारू मेरे जितना ही पावरफुल था। इसका मतलब यह दुनिया बहुत ज़्यादा पावरफुल क्रिएचर्स से भरी हुई है। यह दुनिया बहुत बड़ी है। जिन्वू अपने घर पहुंचता है और खाना खाते टाइम जिन्हा और चेयरमैन यू के बारे में सोचता रहता है कि उसे खुद फैसला लेना होगा। जिन्वू होली वाटर ऑफ लाइफ के बारे में सोचता है कि उसके पास यह बहुत कम बचा है, इसीलिए इसे संभल कर यूज करना होगा। वहीं जब तक वो लेवल अप कर सकता है, उसे आगे बढ़कर जंग के मैदान में उतरना होगा और खुद को और भी पावरफुल बनाना होगा, क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो उससे ज्यादा पावरफुल हैं। इसके बाद वो अपनी माँ से बोलता है कि उसे जाना होगा। उसकी माँ बताती है कि तुम्हारे डैड भी ऐसे ही थे और वो भी खाने के बीच में ही चले जाते थे जब भी उन्हें इमरजेंसी कॉल आती थी। इसके बाद उसकी माँ बोलती है कि डिनर के बाद सामान पैक कराने में मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। डिनर के बाद जिन्हा सोने जाने लगती है। तभी जिन्वू उसके पास आता है और उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उससे नाराज थी क्योंकि वो जापान जाने वाला था। तब जिन्वू उसे बताता है कि वो जब भी किसी रेड में जाता है तो उसे लगता है कि वो मौत के मुंह में आ गया है, लेकिन वो हर बार जिंदा वापस आ जाता है। वो जिन्हा से बोलता है कि हर बार घर आकर मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए इस बार भी मैं वापस लौट कर आऊंगा। इसके बाद रेड में जाने से कभी ना रोकने के लिए जिन्वू जिन्हा को थैंक यू बोलता है। जिन्हा रोते हुए बोलती है, वैसे भी तुम मेरी बात नहीं सुनते। इसके बाद जिन्वू जिन्हा से बोलता है कि मैं लौटकर जरूर वापस आऊंगा, चाहे कितनी भी दूर क्यों ना रहूं, मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा। अगले ही दिन गो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखता है जहां जिन्वू ये अनाउंस करता है कि वो जापान में एस रैंक गेट के मिशन के लिए जाएगा और अंत में गो जिन्वू को गुड लक विश करता है। इसके बाद हम एयरपोर्ट का सीन देखते हैं जहां जिन्हो भी अपना बोरिया बिस्तर लेकर एयरपोर्ट पर पहुंच चुका था और उसे देखकर रिपोर्टर्स उसकी भी फोटोज लेने लगते हैं, जिसे देखकर जिन्वू हैरान हो जाता है। अबाजिन गिल्ड के गिल्ड मास्टर एंड वाइस गिल्ड मास्टर जापान की फ्लाइट लेने के लिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी तरफ हम जापानीज आर्मी सोल्जर्स को देखते हैं जो घायल हुए लोगों को वहां से निकालने का काम कर रहे थे। तभी वहां 2 ओल्ड कपल आते हैं जो सोल्जर्स से वहां फंसे हुए कुछ और लोगों को बचाने के लिए बोलते हैं। उनमें से एक सोल्जर उन्हें बताता है कि ट्रक में केवल 2 या 3 लोगों के लिए जगह बची है, इसीलिए उनके बारे में सोचने का टाइम नहीं है और अगर आप लोग यहां से नहीं गए तो मारे जाओगे क्योंकि मॉन्स्टर्स इसी तरफ आ रहे हैं। तब वो दोनों उसे बताते हैं कि उन्होंने आखिर तक उनके साथ रहने का वादा किया है,
इसीलिए वो घायलों को छोड़कर नहीं जाएंगे। जिसके बाद वो सोल्जर बोलता है कि तो फिर मैं भी यहीं रहूंगा, ये जानते हुए कि यहां सिविलियंस हैं, मैं यहां से नहीं भाग सकता। और तभी वहां पर जाइंट्स आ जाते हैं। सोल्जर्स उन पर फायरिंग करते हैं, लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। जाइंट अब सबको कुचलने ही वाला था। वह सोल्जर सिविलियंस के सामने आकर खुद को सैक्रिफाइस करने वाला था, लेकिन इससे पहले कि वो जाइंट उन्हें खत्म करता, वहां जिन्वू का शैडो सोल्जर जिमा आ जाता है और अपनी स्वर्ड के एक अटैक से ही उस जाइंट का खेल खत्म कर देता है। उसे देखकर सोल्जर्स और वहां के सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि आखिर यह चीज है क्या। उस सोल्जर के पीछे जिन्वू खड़ा था। जिन्वू जिमा से बोलता है कि हमें दूसरी जगह चलना चाहिए, क्योंकि यहाँ हॉस्पिटल बहुत पास में है, इसीलिए यहाँ फाइट करना खतरनाक होगा। तभी उन कपल के ऊपर बिल्डिंग का बड़ा सा टुकड़ा गिरने वाला था, लेकिन जिन्हो टाइम पर आकर उन्हें बचा लेता है। जिन्हो जिन्वू से बोलता है कि मैं यहीं रुककर लोगों की हेल्प करूंगा। इसके लिए जिन्वू मान जाता है और अपने डैगर्स निकाल लेता है। जिसके बाद जिमा और जिन्वू वहां के जॉइंट्स को एक एक करके मारना स्टार्ट कर देते हैं। इसके बाद हमें अमेरिका के स्कैवेंजर गिल्ड का सीन दिखाया जाता है, जहां का गिल्ड मास्टर थॉमस आंद्रे है। स्कैवेंजर गिल्ड के हंटर्स को पता चलता है कि जिन्वू जापान गया है। वहां के हंटर्स को लग रहा था कि जिन्वू जल्द ही मारा जाएगा, क्योंकि सेलनर ने उसे अपग्रेड नहीं किया था। इस गिल्ड के हंटर्स सेलनर से अपनी पावर्स अपग्रेड कराते हैं, इसीलिए उन्हें लगता है कि सभी हंटर्स की एक लिमिट होती है। इसीलिए वह बोल रहे थे कि ज्यादा दिमाग वाला हंटर अब मारा जाएगा। वह सब शर्त लगा रहे थे कि वो एक दिन से ज्यादा नहीं टिकेगा। तब उन सब से आंद्रे बोलता है कि मैं स्कैवेंजर गिल्ड की बिल्डिंग की शर्त लगाता हूं कि वह जिंदा बच जाएगा। इसके बाद आंद्रे बोलता है कि जापान में चीजें काफी मजेदार हो रही हैं, पर मुझे लगता है कि कल तक हमारी पार्टी भी स्टार्ट होने वाली है, क्योंकि अमेरिका में खुला एस रैंक गेट भी ब्रेक होने वाला था। दूसरी तरफ जापान में जॉइंट्स अब खत्म हो रहे थे। हेलीकॉप्टर में बैठे रिपोर्टर्स यह देखकर हैरान थे कि जिन्वू के समन किए हुए बीस्ट जॉइंट्स को खत्म कर रहे हैं। वह देखते हैं कि इंसेक्ट्स की आर्मी द्वारा जॉइंट्स को जिंदा खाया जा रहा है। दूसरी तरफ एक जाइंट छोटी सी बच्ची को खत्म करने वाला था। इससे पहले कि वो उस लड़की को पकड़ पाए, वहां एग्रिस आ जाता है और उस जाइंट का हाथ काट देता है, और तभी ऊपर से आयरन भी जंप करते हुए अपने स्वर्ड से उसके सिर में अटैक करके एक ही बार में उस जाइंट को खत्म कर देता है। उसे खत्म करने के बाद आयरन बहुत जोर से चिल्लाता है। उसे इस तरह से देखकर इग्रिस को भी पसीने आ जाते हैं। इसके बाद इग्रिस उस लड़की को शांत कराता है। जिन्वू भी आयरन को देखकर सोचता है कि रैंकअप होने के बाद वह काफी मजे कर रहा है। तभी एक सोल्जर जिन्वू के पास आता है और उन्हें बचाने के लिए जिन्वू को थैंक्स बोलता है। जिन्वू उसे बोलता है कि तुम काफी ब्रेव सोल्जर हो और तुमने अच्छा काम किया। इसके बाद जिन्वू जिन्हो से उस सोल्जर को यहां से ले जाने के लिए बोलता है और जिन्हो उस सोल्जर को अपने साथ ले जाता है। जिसके बाद जिन्वू बोलता है कि अब असली काम करने का टाइम आ गया है और वो वहां के मरे हुए जाइंट्स की शैडो को एक्सट्रैक्ट करने के लिए अराइज बोलता है। इसके बाद हम जापानीज हंटर एसोसिएशन का सीन देखते हैं। वहां के लोग चेयरमैन को बताते हैं कि उनके सभी शहर एक एक करके फ्री हो रहे हैं और वहां के जाइंट्स खत्म हो रहे हैं। मासुमोतो को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि यह कैसे हो सकता है। तब उसे गोतो की याद आती है कि वह जिन्वू के बारे में सही था। जब जिन्वू और जिन्हो जापान के एयरपोर्ट पर पहुंचे थे, तब मासुमोतो वहां जिन्वू से मिलने गया था। उसके माना को देखकर मासुमोतो बोलता है कि मैं अनगिनत हंटर्स से मिल चुका हूं, लेकिन कोई भी उसके करीब नहीं था। वो सबसे पावरफुल है। एयरपोर्ट पर वो जिन्वू से बोलता है कि जाइंट्स ओसाका सिटी की तरफ जा रहे हैं, इसीलिए ओसाका को बचाने पर ज्यादा ध्यान दीजिए। दरअसल मासुमोतो सोच रहा था कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कितना पावरफुल है, वह अकेले सभी जाइंट्स को नहीं मार पाएगा। इसीलिए वह सोचता है कि जब तक जिन्वू जाइंट्स को रोक कर रखेगा, तब तक हमें दूसरे नेशन से हेल्प मांगनी होगी। लेकिन जिन्वू उसकी बात समझ जाता है और उसकी बात मानने से मना कर देता है, क्योंकि जिन्वू अकेले ही इस मिशन को खत्म करना चाहता था। और यह बात सुनकर चेयरमैन को पसीने आने लगते हैं, लेकिन अब उसे सब समझ आने लगता है। इसके बाद हम जिन्वू को देखते हैं जहां वो 5 मरे हुए जाइंट्स को
अपना शैडो सोल्जर बना लेता है और उनका नाम सोचने लगता है, जिसके बाद वो उनका नाम 1 2 3 4 और 5 रख देता है। तभी वहां बेरू आकर बताता है कि किंग मैंने एक और को हरा दिया है। तब जिन्वू बोलता है तो इसका नाम नंबर 6 होगा। जिन्वू सोचता है कि मैं शैडो एक्सचेंज से जगह जगह अपनी आर्मी तैयार कर सकता हूं। इसके बाद वो जिन्हों से रुकने के लिए बोलकर वहां से जाने लगता है। जिन्वू ने जो शैडो सोल्जर्स पूरे जापान में भेजे थे, उन्होंने हंटर्स की हेल्प करके ज्यादातर जाइंट्स को मार दिया है। वो सोचता है कि ह्यूज अमाउंट में माना के चलते जो लड़ाई लंबी चलेगी उसे मैं जल्द ही जीत लूंगा। इसके अलावा वह थके हुए जाइंट्स मेरी वापस जिंदा होने वाली आर्मी से कभी नहीं जीत सकते। पर दिक्कत यह है कि इस एस रैंक गेट की वजह से जापान के सभी लो रैंक गेट भी ब्रेक हो गए हैं और वहां से निकलने वाले छोटे बीस्ट जाइंट्स के साथ मिलकर अटैक करने लगे हैं। इसीलिए सिविलियंस को यहां से बाहर निकालना ज्यादा जरूरी है। एस रैंक गेट को ब्रेक हुए पूरे 7 दिन हो चुके हैं और पूरा शहर अब खंडहर बन चुका है। जिन्वू और जिन्हो चलते हुए एस रैंक गेट के सामने आते हैं। जिन्वू से बोलता है, बड़े भाई, यह जगह तो पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। जिन्वू भी हाँ बोलता है। तभी वहां हनेकावा नाम की हंटर आती है और बताती है कि टोक्यो में वह अकेली बची है। वह बताती है कि आपको मिलाकर 16 एस रैंक हंटर्स को यह काम दिया गया था, जिसमें से 6 जापान, 2 चाइना, 3 कनाडा, 2 इंडिया और एक रशिया और यूनाइटेड किंगडम के हंटर्स थे। जिन्वू सोचता है कि ग्रुप के हिसाब से 6 ग्रुप्स थे, जिसमें से 3 एस रैंक हंटर मारे जा चुके हैं। इसलिए वो सोचता है कि जब एस रैंक हंटर्स मारे गए तो बहुत से निचले रैंक के हंटर्स भी मरे होंगे। एस रैंक गेट से कुल मिलाकर 31 जाइंट्स निकले थे, जिसमें से एक समुद्र के रास्ते से चाइना की तरफ जा रहा है। इसके बाद हनेकावा जिन्वू को बताती है कि हमारे पास जापान को बचाने के लिए हंटर्स की कमी है, लेकिन आपकी हेल्प से हमने बहुत से जाइंट्स को मार दिया है और बचे हुए जाइंट्स को आपके सोल्जर्स और हंटर्स मार रहे हैं। तब जिन्वू बोलता है कि लगता है अब गेट को गार्ड करने वाला जाइंट अकेला बचा है। वहां की तबाही को देखकर जिन्वू को लग रहा था कि यह नज़ारा उसने पहले भी कहीं देखा है। जिन्वू को यहाँ का सीन डेमन कैसल की याद दिला रहा था। इसके बाद जिन्वू उन लोगों से बोलता है कि अब इसे ख़त्म करने का टाइम आ चुका है। तब हनेकावा बोलती है कि अभी तक सभी हंटर्स यहाँ नहीं आए हैं। तब जिन्वू उसे बताता है कि सब के सब यहीं पर हैं। इसके बाद हमें ब्लेड गिल्ड के हंटर्स का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर एक हंटर गुस्से में थी। वो बोलती है कि जिन जाइंट्स के सामने हम इतनी मुश्किल में थे, उन जाइंट्स को सभी शैडो सोल्जर्स आधे अधूरे मारकर टोक्यो जा रहे हैं और डैमेज हुए जाइंट्स को ये हंटर्स खत्म कर रहे थे। इसीलिए यह बोलती है कि वो समन्स चाहते हैं कि हम उनके बाद यहाँ की सफाई करें। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिन्वू अब अपनी पूरी शैडो आर्मी को गेट के सामने बुलाता है, जिसके बाद एक एक करके वहां सभी सोल्जर्स आने लगते हैं। यहां पर अब टस्क, जिमा, आयरन, इग्रिस और शैडो जाइंट्स के साथ साथ अनगिनत शैडो सोल्जर्स की आर्मी आ चुकी थी। तभी बेरू भी उड़ते हुए यहां पर आ जाता है। जिन्वू बोलता है, तो तुम सब आ गए, सबने बहुत अच्छा काम किया है। बेरू जिन्वू को थैंक यू किंग बोलता है। जिन्वू से बोलता है कि तुम हनेकावा को लेकर थोड़ी दूर रहना और दोनों आगे की तरफ बढ़ते हैं। जिसके बाद जिन्वू अपने सभी सोल्जर्स को एक साथ बाहर बुलाता है और सीधे एस रैंक गेट पर अटैक करने का ऑर्डर देता है। जिसके बाद सभी शैडो सोल्जर्स रोर करने लगते हैं और एक साथ एस रैंक गेट के सामने खड़े सबसे बड़े वाले जाइंट पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। इससे पहले कि वे सब उस पर अटैक कर पाते, वो जाइंट अपनी स्वॉर्ड के एक स्लैश से ही 100 से ज्यादा सोल्जर्स को खत्म कर देता है। वो जाइंट बहुत बड़ा था और वह इतनी खतरनाक एनर्जी को रिलीज कर रहा था कि जिन्वू को वहां से भागने का मन कर रहा था। यह उसके लिए बुरी फीलिंग थी और उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। लेकिन जिन्वू सोचता है कि इस डर से छुटकारा पाने के मेरे पास 2 रास्ते हैं। पहला, वहां से भागकर अपने दुश्मन को भूल जाओ या फिर उस प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंचकर उसे उखाड़ दो। जिन्वू के सोल्जर्स लगातार उस पर अटैक कर रहे थे, पर वो जाइंट किसी को अपने पास तक नहीं भटकने दे रहा था। केवल सोल्जर एंट्स उसके पैरों को खा रही थीं।
बेरू से अब रुका नहीं जा रहा था और वह फाइट करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन जिन्वू उसे अब भी जाने से रोक देता है। जिन्वू को इतने सोल्जर्स के मरने की उम्मीद पहले से थी, लेकिन उसके पास अभी बहुत माना है। इसीलिए वो चाहता था कि जब तक उसकी कमजोरी का पता नहीं चल जाता, तब तक सोल्जर्स उस पर अटैक करते रहेंगे। वो जाइंट जमीन में पंच करके बहुत सारे एंट्स को मार रहा था। जिन्वू के सोल्जर्स लगातार उस पर अटैक कर रहे थे, लेकिन उसे खरोंच भी नहीं आ रही थी। वो लगातार सोल्जर्स को खत्म कर रहा था और उनके वापस जिंदा होने के चलते जिन्वू का माना खत्म हो रहा था। जिन्वू देखता है कि उसकी बॉडी पर किसी तरह के अटैक का असर नहीं हो रहा है, जैसे उसने कोई आर्मर पहन रखा हो, और इसीलिए वो किसी भी अटैक को रोक नहीं रहा है। लेकिन तभी जिन्वू को याद आता है कि उसने पहले केवल एक बार एक अटैक को रोका है और वही उसकी वीकनेस है। जिसके बाद जिन्वू तुरंत काइसल को समन करता है और बेरू को भी अटैक करने का ऑर्डर दे देता है। बेरू तुरंत उसकी आंखों पर अटैक कर देता है, लेकिन वो खुद को बचा लेता है और जिन्वू इग्रिस के साथ आगे बढ़ता है। इग्रिस अपनी स्वॉर्ड से उसकी आंखों पर स्लैश अटैक करता है, लेकिन वो पीछे झुककर इस अटैक से भी खुद को बचा लेता है। यह देखकर जिन्वू को कंफर्म हो जाता है कि उसकी आंखें ही उसकी वीकनेस हैं। इग्रिस एक और स्लैश मारता है, जिससे उसका हाथ कट जाता है। इग्रिस तुरंत उसके ऊपर दौड़ते हुए उसकी आंखों पर अटैक करता है, जिससे वो काफी डैमेज हो जाता है। जिन्वू तुरंत कमांडर्स ऑर्डर का यूज करता है, जिसके बाद जिन्वू, बेरू और इग्रिस एक साथ उसकी आंखों पर टूट पड़ते हैं। यह सब देखकर हानेकावा बोलती है कि यह वॉर अब हंटर्स और बीस्ट्स के बीच की नहीं रही, बल्कि अब मॉन्स्टर्स के बीच की हो गई है। अब जिन्वू उसकी आंखों के पास खड़े होकर मल्टीलेशन का यूज करता है और स्पीड से उसकी एक आंख को पूरी तरह से काट देता है, जिससे उसकी आंख ब्लास्ट हो जाती है और जिन्वू तुरंत बेरू को सिग्नल देता है। बेरू बोलता है, आपकी इच्छा सर आंखों पर, और वो तुरंत उसकी एक आंख के अंदर घुस जाता है। जिन्वू मल्टीलेशन को एक्टिवेट करता है, जिसके बाद बेरू अंदर से और जिन्वू बाहर से जाइंट को काटना स्टार्ट कर देते हैं। दोनों मिलकर उसे बुरी तरह काट कर खत्म कर देते हैं। उसके मरते ही नोटिफिकेशन आ जाती है कि आपने एनिमी को हरा दिया है और जिन्वू का लेवल अप हो जाता है। नीचे से जिन्हो भी देखता है कि जिन्वू ने जाइंट को खत्म कर दिया है। जब जिन्वू नीचे आता है तब जिन्हो बताता है कि यह फाइट बहुत शानदार थी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि आपने बास को हरा दिया है। जिन्वू सोचता है कि सिस्टम ने यह नहीं बोला है कि आपने डंजन के बॉस को हरा दिया है। इसका मतलब रेड अभी खत्म नहीं हुई है। इसके अलावा वहां पर कोई ब्लैक स्मोक भी नहीं था। इसका मतलब इस टारगेट की शैडो नहीं निकाली जा सकती है। तभी उसी मरे हुए जाइंट से कुछ आवाज आती है। जिन्वू तुरंत जिन्हो को पीछे करते हुए अपने डैगर्स निकाल लेता है, लेकिन जाइंट के मुंह से बेरू निकलकर बोलता है, अरे ये मैं हूं किंग, क्योंकि बेरू उसे काटने के लिए उसके अंदर घुस गया था। जिन्वू भी अब रिलैक्स हो जाता है और वह सोचता है कि भले ही यह जाइंट मर चुका है, लेकिन अभी भी उसके पास इतना माना है कि वह बेरू की प्रेजेंस को छिपा सके। लेकिन तभी गेट के अंदर से पावरफुल माना स्टॉर्म आता है। यह स्टॉर्म बहुत ज्यादा पावरफुल था, इसीलिए जिन्वू के सामने बेरू आ जाता है और जिन्हो को एग्रिस बचा लेता है। नहीं तो उसका खेल माना स्टॉर्म से ही खत्म हो जाता। जिन्वू देखता है कि वह गेट मरे हुए जाइंट के माना को एब्जॉर्ब कर रहा है। जिन्वू हैरान था, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था कि केवल माना स्टॉर्म से उसे खरोंच लगी हो। इसके बाद जिन्वू जिन्हो से बोलता है कि तुम यहां रुको, मैं गेट के अंदर देखने जा रहा हूं, और वह स्पीड से बेरू के साथ गेट के अंदर चला जाता है। अंदर जाते ही जिन्वू देखता है कि यह जगह बहुत बड़ी है, इसीलिए जाइंट्स यहां से बाहर निकल पा रहे हैं। तभी उन दोनों को कोई आवाज सुनाई देती है। वो दोनों वहां जाने लगते हैं। जिन्वू बेरू से बोलता है, कितनी अजीब हंसी है, एक दुश्मन गेट के अंदर आ गया और तब भी वह हंस रहे हैं। जिसके बाद जिन्वू और बेरू बॉस तक पहुंच जाते हैं। तभी हम डंजन के बॉस को देखते हैं, जो चेन से पूरी तरह जकड़ा हुआ था। वो हंसते हुए रूलर्स को नीच बोलता है। वो जिन्वू की प्रेजेंस को फील करते हुए बोलता है कि देखो, मुझे पहले देखने कौन आया है। वो जिन्वू से बोलता है, स्वागत है मोनार्क। जिन्वू सोचता है कि क्या यह बंदा बॉस है। वो जिन्वू से बोलता है, मुझे इन चेन से आजाद करो। मुझे पता है कि रूलर्स ने क्या प्लान किया है। मुझे बाकी के मोनार्क्स को बताना होगा। तभी वो जिन्वू की तरफ देखता है और बोलता है,
तुम वो नहीं हो जिसे मैं जानता हूं। दरअसल यह बॉस भी एक मोनार्क है जिसका नाम लेगिया है। एब्सोल्यूट बीइंग को मारने के बाद रूलर्स ने मोनार्क्स के साथ हुई वॉर में लेगिया को जिंदा पकड़ लिया था और उसे माना अब्जॉर्ब करने वाली चेन से सील कर दिया था, और रूलर्स ने ही जापान में गेट बनाकर लेगिया को यहां इस तरह रखा है। अब जिन्वो उससे पूछता है कि क्या रूलर्स ने तुम्हारे साथ यह सब किया है। लेगिया उसे बताता है कि आने वाली असली जंग की नींव रखने के लिए एक जरूरी कदम के रूप में रूलर्स मेरा यूज कर रहे हैं। जिन्वो सोचता है कि उसने लगातार बीस्ट से बात की, लेकिन उनमें से कोई भी उनका ओरिजिन नहीं बता पाया। वो लेगिया से पूछता है कि रूलर्स कौन हैं जिनकी तुम बात कर रहे हो। तब लेगिया बताता है कि वह मोनार्क्स के बहुत पुराने दुश्मन हैं। जिन्वो सोचता है कि मोनार्क के दुश्मन, तो क्या इसका मतलब वो मेरे भी दुश्मन हैं। जिन्वो पूछता है कि उन्होंने तुम्हें चेन से क्यों जकड़ा है। तब वह बताता है कि मैं खुद एक मोनार्क हूं। वो बोलता है सारे रूलर्स और मोनार्क्स तुम्हारे पीछे हैं और अभी तुम इतने पावरफुल नहीं हो कि सबसे लड़ पाओ। तुम्हें और भी दोस्तों की जरूरत है। जिन्वो पूरी तरह से हैरान था। वो जिन्वो से बोलता है कि मेरी चेन खोल दो और मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। जिन्वो बोलता है तुम बीस्ट होकर एक इंसान की हेल्प करोगे और तुम चाहते हो कि मैं विश्वास करूं कि तुम ऐसा करोगे। तब लेगिया बोलता है तो फिर मैं तुम्हें विश्वास दिलाऊंगा। वो कुछ बोलने लगता है जिसे जिन्वो समझ नहीं पाता। तभी जिन्वो को नोटिफिकेशन आती है कि किंग ऑफ जाइंट्स ने प्लेस ऑफ ट्रस्ट स्किल को कास्ट किया है। जिन्वो नोटिफिकेशन के बारे में कुछ देर सोचता है, लेकिन वह इस कास्ट को एक्सेप्ट कर लेता है। अब जब तक दोनों लोग कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करने के लिए मान नहीं जाते, तब तक कास्टर और एक्सेप्टर एक दूसरे से झूठ नहीं बोल सकते हैं। लेगिया फिर से बोलता है कि मुझे यहां से फ्री करो। जिन्वो बोलता है ठीक है, मुझे तुम्हारे ऊपर विश्वास है। लेगिया उसे बताता है कि अब तुम झूठ नहीं बोल सकते हो। इसके बाद जिन्वो उससे पूछता है कि तुम मुझसे ऐसे कैसे बात कर पा रहे हो, ना कि दूसरे मैजिक बीस्ट की तरह। तब लेगिया बोलता है तुम एक मोनार्क को उन डंजन्स के बीस्ट के साथ कैसे रख पा रहे हो जबकि हम उन पर राज करते हैं। वह बताता है कि गेट्स से निकले हुए डंजन के बीस्ट वो सब ऐसे सोल्जर्स हैं जिन्हें रूलर्स ने हराने के बाद कैद कर लिया था। क्योंकि वे अनंत काल तक कैद में थे, इसीलिए उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं रहती। लेकिन मैं एक मोनार्क हूं, किसी बीस्ट की तरह नहीं। मेरी मेंटल हेल्थ ठीक है। वो बताता है कि मैं काफी टाइम से भागने का मौका ढूंढ रहा था और अब मैं तुमसे मिला। जिन्वो उससे पूछता है कि रूलर्स वही जो सिल्वर आर्मर में रहते हैं और जिनकी पीठ पर पंख होते हैं, तो क्या वही हम पर यानी कि इंसानी दुनिया में बीस्ट भेजते हैं। लेगिया हां बोलते हुए उसे बताता है कि वह रूलर्स की आर्मी है। तब जिन्वो पूछता है कि आखिर क्यों वो घटिया रूलर्स हम पर बीस्ट भेजते हैं। लेगिया बताता है कि रूलर्स इस दुनिया को एक जंग का मैदान बनाना चाहते हैं और वो एक बार फिर मोनार्क्स के साथ जंग करना चाहते हैं। जिन्वो को कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसीलिए वह पूछता है कि रूलर्स उन बीस्ट्स को भेजकर इस दुनिया को एक जंग के मैदान में क्यों बदलने की कोशिश कर रहे हैं और उनका असली इरादा क्या है। तब लेगिया बताता है कि रूलर्स का सिर्फ एक ही इरादा है, तुम्हारी दुनिया को माना से भर देना। जिन्वो सोचता है कि गेट से निकलने वाले मैजिक बीस्ट को कर्स की तरह माना जाता है, जबकि उसी गेट से निकला माना भगवान की तरह देखा जाता है। हंटर ही नहीं बल्कि आम इंसान भी यही सोचते हैं। वो चीजें जिनमें माना होता है जैसे क्रिस्टल या एसेंस स्टोन, वे इस वक्त दुनिया में एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स हैं। इसीलिए वो हैरान है कि रूलर्स इसका यूज जंग की तैयारी के लिए कैसे कर रहे हैं। लेगिया जिन्वो को बताता है कि रूलर्स कैद हुए बीस्ट का यूज करके इस दुनिया में माना फैला रहे हैं। वो कहता है कि यहां माना की डेंसिटी बढ़ती जा रही है, तो तुम ये कह सकते हो कि रूलर्स ने बीस्ट्स के खून से भरी मिट्टी में खेती की है। वो बताता है कि बीस्ट्स के मरने और क्रिस्टल से निकला माना इस दुनिया को पावरफुल बनाता है।
इसीलिए रूलर्स ने ऐसी दुनिया बनाने का सोचा जो जंग के दौरान खत्म ना हो। इसीलिए रूलर्स गेट्स बनाकर कैद किए हुए बीस्ट और मॉन्स्टर्स को यहां भेजते रहते हैं। जिन्वो पूछता है कि जंग से क्या मतलब है। तब वह बताता है कि एक बार फिर रूलर्स और मोनार्क्स के बीच बहुत बड़ी जंग होने वाली है। वह जिन्वो से कहता है कि बहुत जल्द तुम्हारी दुनिया जीवित नर्क में बदल जाएगी। इसके बाद वह बोलता है कि अब टाइम नहीं बचा है। जब हमारे मिलने की बात फैल जाएगी तो रूलर्स और मोनार्क्स खड़े होकर देखते नहीं रहेंगे, यहां तक कि रूलर्स के प्यादे अपनी चाल पहले ही चल चुके होंगे। तब जिन्वो बोलता है कि तुम ऐसा बोल रहे हो जैसे वो घटिया रूलर्स मुझे पाने के लिए निकले हो। तब लेगिया कहता है कि तुम सच में कुछ भी नहीं जानते हो क्या? तुम्हारे पास जो पावर है वो तुम्हारी नहीं है। बोला जाए तो तुम्हें यह पावर दी गई है और इसका मतलब है कि इस पावर के असली मालिक ने मोनार्क्स को धोखा दिया है और अब तुम रूलर्स और मोनार्क्स दोनों के दुश्मन बन गए हो। इसके बाद लेगिया चालाकी से जिन्वो को फंसाने की कोशिश करता है। वह कहता है कि मैं तुम्हारे साथ लड़ने की कसम खाता हूं, तो क्या अब तुम मेरी हेल्प करोगे? तब जिन्वो बोलता है कि अगर तुम सच में मेरे साथ खड़े रहना चाहते हो तो मेरे शैडो सोल्जर बन जाओ। यहां लेगिया जिन्वो के पीछे कुछ देखकर हैरान हो जाता है। इसके बाद वह जिन्वो को बताता है कि मोनार्क्स और रूलर्स के पास एस्ट्रल बॉडी होती है जो उनके मरने के बाद खत्म हो जाती है, इसीलिए उन्हें शैडो में नहीं बदला जा सकता। वो कहता है अब मैंने तुम्हें अपनी हेल्प करने का कारण बता दिया है। उसकी पूरी बातों से जिन्वो हालात को समझ चुका था, लेकिन उसे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। उसे लग रहा था कि वह अब भी कुछ अनदेखा कर रहा है और वह अपने डैगर्स निकाल लेता है। तभी लेगिया कहता है कि मुझे इन चेन से आज़ाद करो। वो बताता है कि अगर तुम मेरी हेल्प करोगे तो यह एहसान मैं कभी ना कभी लौटा दूंगा। यह दो मोनार्क के बीच का वादा है, लेकिन जिन्वो लेगिया की गर्दन पर लगे एसेंस स्टोन को देख लेता है और पूछता है तो क्या भरोसा करने का यही नतीजा है? जब तक तुम्हारे पास एसेंस स्टोन है तब तक तुम रूलर्स की बात सुनते रहोगे। जिन्वो को पता था कि बाकी बीस्ट्स की तरह इसे भी बोला जा रहा है कि इंसानों को मारो। लेगिया तुरंत गुस्से में जिन्वो पर अटैक करता है। जिन्वो उसके अटैक से बचते हुए अपने वादे को वापस ले लेता है और कहता है मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ सकता। तुम बहुत बड़ी मुसीबत हो और आगे चलकर मेरे लिए परेशानी खड़ी कर सकते हो। लेगिया कहता है तुम गलत हो, मैं कोई मुसीबत नहीं बल्कि असली मुसीबत तुम हो। जिन्वो उसकी बात नहीं सुनता और उसे बुरी तरह काटना शुरू कर देता है। और तब लेगिया कहता है जैसे जैसे इंसानों और मॉन्स्टर्स के बीच जंग बढ़ती जाएगी वैसे वैसे यह दुनिया खून से भरी जंग में बदल जाएगी और मैं दुआ करूंगा कि जिनको तुम बचाना चाहते हो वे सब जंग की लाशों की आग में झलकर राख हो जाएं। यह सुनकर जिन्वो गुस्से में कहता है मेरे होते हुए ऐसा कभी नहीं होने वाला और वह सीधे लेगिया की गर्दन उड़ा देता है। जिसके बाद जिन्वो को डंजन के बॉस के खत्म होने की नोटिफिकेशन आती है और उसका लेवल अप हो जाता है। जिन्वो को कोई शैडो सोल्जर नहीं मिला था, इसीलिए वह लेगिया से निकला स्टोन गिफ्ट के रूप में अपने पास रख लेता है और लेगिया की बॉडी खत्म होने लगती है। आज की यह वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और नेक्स्ट पार्ट के लिए ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।